गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कल संविधान दिवस को सेलिब्रेट किया गया। राइट। एंड इस समय के ऊपर सभी ने, चाहे उसमें हमारे राष्ट्रपति जी हों, उसके अलावा हमारे जो प्रधानमंत्री जी हो गया, ऑपोजिशन लीडर हो गया, सब ने डेफिनेटली यहाँ पर एक ही बात कही है कि हमें जो संविधान के आइडियल्स हैं, जो संविधान के प्रिंसिपल्स हैं, उनको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। और जो स्पिरिट है ना, उसके लिए हम सबको साथ में आना चाहिए। दिस इज द मैसेज। और इसी मौके के ऊपर यहाँ पर जो एक यादगार कॉइन या कॉमेमोरेटिव कॉइन आप कह सकते हो, उसको यहाँ पे अनवील किया गया। एंड साथ साथ ये भी बात करेगी कि नेशन फर्स्ट स्पिरिट जो है ना कहीं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को वो हमेशा जिंदा रखेगी। प्लस एट द सेम टाइम जो आइडियल्स की बात करें, चाहे आप बात कर लीजिए इसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये डेफिनेटली इंडिया को डिफाइन करते हैं, ऐसा हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा बताया गया। प्लस एट द सेम टाइम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आप सभी जानते होंगे, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी है, क्योंकि हमारे जो संविधान के निर्माता थे ना, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एट द सेम टाइम आने वाले इवॉल्विंग टाइम्स के लिए, चेंजेस के लिए भी उसमें जगह छोड़ी गई। तो डेफिनेटली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट हमें देखने को मिल जाता है, जो कि इवॉल्विंग सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से अपने आप को यहाँ पे इवॉल्व करता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो टीम है वो 29 नवंबर को जयपुर आ रही है। जयपुर में आप हमारी टीम के साथ मिल सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी डिस्कशन यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर सेमिनार में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, भूलिएगा मत, 29 नवंबर को आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी यहाँ पे जानकारी भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, डेट है आज की 27 नवंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला दोस्तों जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है एआईएम के बारे में, दैट इज अटल इनोवेशन मिशन। अब कैबिनेट ने क्या किया है, इसका नया फेज अप्रूव कर दिया है टिल मार्च 31 2028। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये अटल इनोवेशन मिशन है क्या। दोस्तों, दरअसल में 2016 के अंदर भारत सरकार के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय नीति आयोग। नीति आयोग आप जानते ही होंगे, डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंक टैंक आपको देखने को मिल जाएगा। एंड प्लस जब हम बात करते हैं नीति आयोग की, तो ये एक एग्जेक्टिव बॉडी के तौर के ऊपर यहाँ पे फॉर्म किया गया था बाय रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन, है ना। और इसका काम एक तरह से जो बात होती है वो बॉटम अप प्लानिंग होती है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की यहाँ पे बात करता है। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी व्हेन वी टॉक अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। तो नीति आयोग इस पर्टिकुलर अटल इनोवेशन मिशन को यहाँ पे रन करता है। एंड जैसा नाम में ही है ना इसकी इनोवेशन, तो इनोवेशन की यहाँ पे बात होती है कि कैसे देश भर के अंदर एक इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का हम कल्चर डेवलप कर सकते हैं। अब ये करेगा कैसे, इसके लिए इसके अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आपको देखने को मिलेगा एटीएल। एटीएल क्या है? अटल टिंकरिंग लैब। क्या आपने कभी वर्ड सुना है टिंकर? टिंकर का मतलब होता है छेड़खानी करना। देखो, छेड़खानी करना कई बार तो गलत भी हो सकता है, पर अगर हम इनोवेशन की बात करें ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत छेड़खानी इन्वॉल्व रहती ही है। जब बच्चे किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ इस तरह से मिलाते हैं, ठीक है, या फिर एक तरह से ना एक क्यूरियोसिटी सी आती है उनके अंदर, उसी से कहीं न कहीं एक इनोवेशन और एक क्यूरियोसिटी, एक नया कुछ करने की यहाँ पे सामने निकल के आती है। क्योंकि आप नोटिस करोगे, जब भी आपने भी कुछ नया इनोवेट किया होगा ना कुछ चीज़ों के साथ आपने कुछ छेड़खानी करके एक पॉजिटिव ढंग के साथ उसमें कुछ नया क्रिएशन किया होगा। राइट। हम यही चाहते हैं अटल टिंकरिंग लैब से, कि बच्चों के अंदर, ये स्कूल्स के अंदर सेटअप होती हैं, कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो, क्रिएटिविटी बढ़े। राइट। इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज लाइक रोबोटिक्स हो गया, 3D प्रिंटर्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, है ना। इससे कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो माइंडसेट होगा वो डेवलप होता है। उसी तरह से एक चीज होती है अटल इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन का मतलब पता क्या होता है? जब बच्चा एक छोटा होता है, तो उसको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, या रेदर आई शुड से कि एक ऐसे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है जो उसको प्रॉपर्ली देखभाल कर पाए। इसी तरह से कई हमारे ना बहुत ही छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं। राइट। अब उनको जरूरत होती है थोड़ा सा एक पुश देने की, हल्का सा एक उनको हमने अगर उनको बेनिफिट दिया ना, तो या फिर उनको कुछ मदद दी गई, तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके बहुत बढ़िया बन सकते हैं। तो उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देना, मेंटरशिप देना, फंडिंग देना अपने स्टार्टअप्स को, वो अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स यहाँ पे कर लेते हैं। उसी तरह से हमारे सामने आते हैं ANIC, अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस। देखो, कई बार ऐसा होता है कि सरकार आपको कोई चैलेंज दे या नीति आयोग आपको कोई चैलेंज दे, फिर उसके लिए अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग कंपनीज होंगी, वो कोशिश करेंगी उस तरह का प्रोडक्ट डेवलप करने की। राइट। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे सामने निकल के आ सकते हैं, जो कि रियल प्रॉब्लम्स को, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करें। ये है आपका अटल न्यू इंडिया चैलेंज। उसके साथ ही मेंटर इंडिया कैंपेन है। यहाँ पर कोलैबोरेशन किया जाता है आपके पब्लिक प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स और इंस्टीट्यूशंस के साथ, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स के रिगार्डिंग जो मेंटरशिप चाहिए होती है उनको गाइड एंड सपोर्ट कर पाएं। उसके अलावा
अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। यहाँ पर हम बात करते हैं कम्युनिटी सेंट्रिक चीज़ों की, ठीक है, कि जहाँ पे स्पेशली अगर हम बात करें ना टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में, वहाँ पर हम चाहते हैं लोकल लोग साथ में आएँ, वो कुछ अच्छे इनोवेशन यहाँ पे करें, ताकि जो लोकल चैलेंजेस हैं उनको यहाँ पे वो टैकल कर पाएँ। उसी तरह से अराइज़ इनिशिएटिव है, अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइज़। ये बात करता है एमएसएमईज़ के अंदर किस तरह से चीज़ें बेहतर करी जा सकती हैं, उनमें इनोवेशन कैसे बढ़ेगा। एंड मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि सारे का सारा जो भी डेटा था, है ना? उन चीज़ों को हम यहाँ पे सिस्टमैटिकली मॉनिटर करें, ये आपका मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है। तो ये सारे अलग-अलग इनिशिएटिव्स अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत ही आते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, इसी पर्टिकुलर मिशन को 2028 तक और एक्सटेंड कर दिया गया है विद इन बजट ऑफ 2750 करोड़। तो इसका सेकंड फेज़ हमें देखने को मिल जाएगा, ताकि और हम इस फील्ड में अच्छा काम यहाँ पे कर पाएँ। तो कुछ एक और ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आप देख पाओगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक है लिपि। लिपि क्या है? लिपि आप वर्ड सुनते होंगे, हिंदी में आपने लिपि वर्ड सुना होगा। लिपि की फुल फॉर्म यहाँ पे है लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन। यहाँ पर हम चाहते हैं इंडिया की जो इनोवेशन है ना, वो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर बढ़े, ताकि नॉन इंग्लिश जो स्पीकिंग है, उनके अंदर भी यहाँ पे इनोवेशन यहाँ पे इंक्रीज़ हो पाए। इसके अलावा फ्रंटियर प्रोग्राम, ठीक है, इनोवेशन इकोसिस्टम को डेवलप करना उन एरियाज़ के अंदर जो अंडर सर्व्ड हैं। इसके साथ-साथ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होना, ठीक है। डीप टेक स्टार्टअप्स को हम यहाँ पे और प्रमोट करें, ठीक है। और स्टेट इनोवेशन मिशन, जैसे कि हर स्टेट के अंदर इस तरह के अपने-अपने इकोसिस्टम यहाँ पे होने चाहिए एंड इंडस्ट्री और स्टार्टअप के बीच में प्रॉपर कोलैबोरेशन हो। ये सारे हमें ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिल जाएँगे अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के बारे में। अगले टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। एक मर्सी प्ली के बारे में हमें थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना है। बलवंत राजोआना मर्सी प्ली। देखो, ये केस तो बहुत पुराना हो चुका है, उतनी इम्पोर्टेंट है भी नहीं यूपीएससी के लिए। दरअसल में पंजाब के सीएम हुआ करते थे बेअंत सिंह जी। उनकी 31 अगस्त 1995 को उनको मार के उनकी हत्या कर दी गई थी, राइट? तो उनमें से वन ऑफ द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड वाज़ बलवंत राजोआना। तो अभी बहुत लंबे टाइम से जेल में बंद हैं, ठीक है? तो इनकी मर्सी प्ली यहाँ पर जाती है प्रेज़िडेंट जी के पास। तो अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर को 4 हफ्ते दिए हैं कि आप इस मर्सी पिटीशन के ऊपर अपना मतलब डिसीज़न दीजिए, इसके ऊपर डिसाइड कीजिए। तो केस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें मर्सी पिटीशन को यहाँ पे समझना डेफिनिटली इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 72 के संविधान की या आर्टिकल 161, उसके अंदर इन चीज़ों की बात करी गई है। 72 आर्टिकल दरअसल में प्रेज़िडेंट जी के द्वारा क्लीमेंसी की बात करता है एंड आर्टिकल 161 बात करता है फ्रॉम द गवर्नर। अब पहले तो आप मर्सी पिटीशन के अलग-अलग टाइप्स आप समझो। देखो, टाइप्स में ना आप नोटिस कर पाओगे 5 टाइप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। पहली चीज़ होती है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है ना कि पूरी तरह से पार्डन कर दिया। पूरी तरह से मतलब कोई बंदे के ऊपर कुछ भी चार्जेस वगैरह थे, अगर उसको पार्डन कर दिया, तो भाई वो बिल्कुल फ्री हो गया है। कोई उसके ऊपर चार्जेस नहीं है, कोई जो भी उसका जितना भी जेल टर्म था या जो भी इसके ऊपर सज़ा दी गई थी, वो सज़ा भी पूरी तरह से खत्म होगी और चार्जेस भी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। इसको बोलते हैं पार्डन, ठीक है? एक होता है कम्युटेशन। कम्युटेशन पता क्या होता है? यहाँ पर हम हार्शर पनिशमेंट को एक लाइटर पनिशमेंट के साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है किसी को फांसी की सज़ा दी गई हो, उसको बोला गया कि नहीं चलो फांसी मत दो इसको, इसको आप लाइफ इम्प्रिज़नमेंट दे दो, ठीक है ना? या फिर किसी को रिग्रेस इम्प्रिज़नमेंट दी गई थी, उसको लाइफ इम्प्रिज़नमेंट कर दिया। तो हार्श पनिशमेंट को लाइटर पनिशमेंट के साथ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर आ जाता है हमारे पास रिमिशन। यहाँ पर ना नेचर चेंज नहीं होगा, बस उसका टाइम चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को हो सकता है 10 साल की हमने इम्प्रिज़नमेंट दी थी, उसको 5 साल की कर दिया, है कि नहीं? या फिर किसी को लेट्स से 10 साल की रिग्रेस इम्प्रिज़नमेंट थी, उसको कम करके 5 साल की रिग्रेस इम्प्रिज़नमेंट कर दिया। तो नेचर चेंज नहीं होगा यहाँ पे, बस टाइम ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा। उसी तरह से एक चीज़ होता है रिप्रीव। रिप्रीव होता है दरअसल में ना टेम्परेरी चीज़ के लिए किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। कई बार हो सकता है किसी को और अपील वगैरह करनी हो, तो उस बेसिस के ऊपर अगर टेम्परेरी पोस्टपोन किया जाता है दैट इज़ रिप्रीव। एंड आखिरी चीज़ है रिस्पाइट। रिस्पाइट आपके स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशली मेडिकल रीज़न्स के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कोई महिला है, वो प्रेग्नेंट हो गई है ना? या फिर कोई पर्सन है जिसको काफ़ी ज़्यादा बीमारी वगैरह है। उस केस में यहाँ पर क्या होगा, उसके जो एग्ज़ीक्यूशन है उसके सेंटेंस की, उसके ऊपर टेम्परेरी पोस्टपोन लग जाएगा बिकॉज़ ऑफ अ स्पेशल केस। ये होते हैं अलग-अलग तरह की मर्सीज़। अब यहाँ पर आप नोटिस करना कि जो मर्सी होती है वो आपकी गवर्नर जी के द्वारा भी दी जा सकती है, जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 161 हो गया और आर्टिकल 72 भी है। पर थोड़ा-सा अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। होता दरअसल में दोस्तों पता क्या है? एक्चुअल में आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि जो गवर्नर है ना, वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता, जबकि प्रेज़िडेंट ये कर सकते हैं। देखो, कुछ बच्चे होंगे जो काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी कर रहे होंगे, उनको एक आर्टिकल याद होगा, द हिंदू में एक बार बात आई थी कि इसके बारे में कि गवर्नर पार्डन कर सकते हैं। पर अगर आप उस ढंग से उस आर्टिकल को देखोगे, उसकी इंटरप्रिटेशन को समझोगे ना, तो इंटरप्रिटेशन के अंदर आप जाने के बाद यही पता लगता है कि डेथ सेंटेंस को गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इन दी एंड ना कन्फ्यूज़ होने की आगे कोई बात नहीं है। आप ध्यान में यही रखिए, गवर्नर कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस व्हाइल प्रेज़िडेंट कैन।
ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो आपके कोर्ट मार्शल वाले केसेस होते हैं, उनको पार्डन या उनको करने की जो पावर होती है गवर्नर के पास नहीं होती है, जबकि आपके प्रेसिडेंट जी के पास होती है। प्लस गवर्नर जो होते हैं स्टेट लॉ के ऑफेंसेस के अपनी जुरिस्डिक्शन देते हैं, और जो प्रेसिडेंट जी होते हैं वो यहाँ पर सेंट्रल लॉस के ऑफेंसेस के अगेंस्ट यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा देखो, मैंने एक्सप्लेन करी दी आर्टिकल 72, तो कोर्ट मार्शल सेंटेंसेस के अगेंस्ट भी पावर है, ठीक है। यूनियन लॉ ऑफेंसेस हो गया, डेथ सेंटेंसेस हो गया, जबकि आर्टिकल 161 बात करता है सिमिलर चीजें अंडर द स्टेट एग्जीक्यूटिव जो पावर में होती हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि सर, अगर मान लो इन्होंने कुछ फैसला दे दिया, प्रेसिडेंट जी ने दे दिया, गवर्नर जी ने दे दिया, तो क्या उसके बाद उसका रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? देखो, अगर हम देखें संविधान के अंदर ना, तो संविधान के अंदर तो ऐसा कुछ मेंशन है नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ मेंशन है नहीं। पर हाँ, सुप्रीम कोर्ट कर जरूर सकता है, क्योंकि आप नोटिस करो संविधान के अंदर हमें आर्टिकल 32 देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल, और जो कहीं ना कहीं गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात, है ना। तो इस केस में ना, इसको यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि गवर्नर या प्रेसिडेंट जी के द्वारा जो पावर ऑफ पार्डन का इस्तेमाल किया गया, अगर वो आर्बिट्रेरी था या मेलाफाइड था, तो इस पर्टिकुलर पार्डन को वो क्वैश भी कर सकता है। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। क्लियर है ये बात? कुछ बहुत ही फेमस केसेस भी हुए हैं, याकूब मेनन वाला केस था, ठीक है, उस केस में रिजेक्ट कर दिया गया था। राजीव गांधी सस्पेंशन केस के रिगार्डिंग भी हुआ था, और निर्भया केस वाले में तो देखो आप लोग सबको पता ही होगा कि काफी लंबे टाइम तक वो मुद्दा चाह पे किस तरह, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए थे। बाकी कुछ और फीचर्स, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं होती। अगर आपने मान लो लेट से प्रेसिडेंट जी या गवर्नर जी के पास मर्सी पिटीशन के लिए डाला है, तो उनके ऊपर कोई टाइम की लिमिट नहीं होती, कई कई सालों तक भी पड़ी रह सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये डिस्क्रिशनरी नेचर होती है, जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जी को सारी की सारी मर्सी पिटीशन को एक्सेप्ट ही करना होता है। जिनको जहां पे उनको लगता है वहां पे वो चीजें रिजेक्ट भी करी जा सकती हैं। बाकी देखो, इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। एंड अगर हम बात करें, कोई प्रॉपर स्टैट्यूटरी रिटन प्रोसीजर नहीं है कि कैसे आपको मर्सी पिटीशन को फाइल करना है। ये दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जाती है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है, इनमें से पिटीशन को एग्जामिन करती है, केस रिकॉर्ड देखती है, स्टेट गवर्नमेंट से पूछती है कि भाई बताओ इस बंदे का व्यवहार वगैरह कैसा था, उनसे रिकमेंडेशन ली जाती है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एक रिपोर्ट बनाएगी एंड प्रेसिडेंट जी को बताएगी कि ऐसे ऐसे इसमें किया जा सकता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो प्रेसिडेंट है ना, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे एक्ट करते हैं और वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि प्रेसिडेंट यहाँ पे बाउंड नहीं होते बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर वो चाहें तो उनकी एडवाइस के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, पर नॉर्मली ऐसा देखा नहीं गया, क्योंकि नॉर्मली जो रिकमेंडेशन होती हैं वो फॉलो कर ही ली जाती हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है अरेस्ट वारंट अगेंस्ट इजराइल पीएम नेतन्याहू। देखो, दरअसल में ना, पहले आपको ना मैं आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करता हूँ आईसीजे और आईसीसी में। आईसीजे क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वेयर आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। देखो, अंडरस्टैंड करो दोनों का डिफरेंस। जब भी कोई पर्टिकुलर जो मुद्दा होता है, वहां पर वो स्टेट्स को इन्वॉल्व करता है, स्टेट्स मतलब जो कंट्रीज को इन्वॉल्व करता है, यूएन मेंबर स्टेट्स को, तो वहां पर वो मुद्दा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कई बार होता नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान का मसला गया है आईसीजे के अंदर, सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो ये जो मुद्दे होते हैं इस तरह के जो स्टेट्स को इन्वॉल्व करते हैं, दोस आर अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एंड बल्कि जो आईसीजे है ना, ये तो यूएन का ही आपको एक ऑर्गन देखने को मिल जाएगा। बेसिकली इसका फॉर्मेशन 1946 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, और ये यूएन का ही आपको ऑफिशियल कोर्ट है। प्लस यहाँ पर ये इसके हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो स्टेट्स हैं जो यूएन चार्टर को रेटिफाई करती हैं, वो इसके मेंबर बन जाती हैं, राइट। एंड जो नॉन यूएन मेंबर्स हैं वो भी इसके मेंबर बन सकती हैं बाय रेटिफाइंग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट। इसके अलावा अगर हम बात करें, मैंने बता ही दिया, ये सिविल कोर्ट है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें मुद्दे इसके आईसीजी के होते हैं, और ये तो यूएन का है पूरा का पूरा, तो ये बात तो आपको पता है। पर हम आज बात करते हैं ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो ये यूएन के साथ इसका लिंकेज तो है, बट इट इज नॉट अ यूएन बॉडी। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाती है। दरअसल में क्या है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर ना इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट केसेस जाते हैं, थोड़ा फर्क समझना। आईसीजे वाला जो था ना, वो स्टेट्स के अंदर था, जैसे इंडिया और पाकिस्तान वाला केस हो गया। इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट जो केस होते हैं वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं, और ये यूएन का ऑर्गन नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था ना, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जी के अगेंस्ट जो केस हुआ है या अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, वो दरअसल में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यहाँ पे जारी किया है। क्यों जारी किया है? दरअसल में होता क्या है ना, आप लोगों को याद होगा वर्ल्ड वॉर टू का समय। अब वर्ल्ड वॉर टू के समय आप जानते होंगे, आपका जो जर्मनी के अंदर हिटलर था, ठीक है, जापान के अंदर जो थे, ठीक है, तो उनके द्वारा ना काफी सारे अत्याचार किए गए लोगों के ऊपर। अपने जो युद्ध में बहुत सारे लोगों के ऊपर इस तरह से अत्याचार किए गए,
उस समय देखो जब बाद में जाके ये सारे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, तो जो भी यहाँ पे लोग थे जिन्होंने इस तरह से वॉर क्राइम किए थे, उनके अगेंस्ट यहाँ पर एक्शन करने के लिए ना इनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए गए थे। पर अगर हम बात करें इसके बाद हमारे पास कोई भी प्रॉपर इस तरह से कोर्ट है नहीं, जो इस तरह वॉर क्राइम्स को यहाँ डील कर पाए। तो तभी से यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। दरअसल में आप नोटिस कर पाओगे कि ये जो क्रिमिनल कोर्ट है ना, ये इंडिविजुअल्स को ट्राई करता है। किन पर्टिकुलर केसेस के लिए? ये 4 केसेस हैं। पहला है आपका जेनोसाइड। जेनोसाइड होता है कि पूरी की पूरी एक कम्युनिटी को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे आप लोगों ने रवांडन जेनोसाइड के बारे में सुना होगा, है ना? वहाँ तुत्सी कम्युनिटी जो थी ना, उसके अगेंस्ट यहाँ पे जेनोसाइड किया गया था। तो वो एक तरीका हो गया। दूसरा है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। कई बार युद्ध के समय के ऊपर आम लोगों के ऊपर जो सिविलियंस होते हैं, उनके अगेंस्ट क्राइम्स किए जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे कवर होते हैं। वॉर क्राइम्स हो गया, जैसे रशिया यूक्रेन के अंदर कई बार बात हुई थी कि पुतिन के अगेंस्ट वॉर क्राइम की बात हुई, राइट? क्राइम ऑफ अग्रेशन हो गया, जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था, तो सॉवरेनिटी का एक मुद्दा उठ गया था, राइट? तो डू यू अंडरस्टैंड, ये 4 जगह के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जस्टिस ये जो से जुरिडिक्शन है वो देखने को मिल जाती है। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको द हेग नीदरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो रोम स्टैट्यूट है ना, ये 1998 के अंदर अडॉप्ट किया गया था, एंड उसके बाद यहाँ पे 2002 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिल जाता है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं वो ये है कि आईसीसी के अंदर 124 मेंबर स्टेट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, पर कुछ बहुत बड़ी कंट्रीज जैसे इंडिया, यूएसए, चाइना, रशिया, इसराइल, ये सब इसके पार्टीज ही नहीं है रोम स्टैट्यूट के। क्या पैलेस्टाइन है? हाँ जी, पैलेस्टाइन बिल्कुल है, और मलेशिया भी आपको रिसेंट मेंबर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे सर इन कंट्रीज ने क्यों नहीं साइन किया, इंडिया, यूएसए और बाकी देशों ने? देखो, इंडिया को कहीं ना कहीं सॉवरेनिटी के अगेंस्ट ये लगा कि कोई और कोर्ट यहाँ पे डिसाइड कर रहा है हमारे रिगार्डिंग, जो हमारे हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर चार्जेस लगा सकता है। बाकी और कंट्रीज के अपने अपने यहाँ पे रीजंस रहे हैं। कई बार जैसे यूएसए अलग अलग कंट्रीज के मसलों के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो उसको ये लगता है कि यार आईसीसी के हम अगर रोम स्टैट्यूट को साइन कर लेंगे तो दिक्कत आ सकती है। तो ये सब कहीं न कहीं कारण यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसकी जो 6 लैंग्वेजेज़ हैं, दोज़ आर इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज़, रशियन एंड स्पेनिश। आईसीसी के डिसीजन देखो बाइंडिंग होते हैं, पर ध्यान में रखना इनकी खुद की कोई पुलिस फ़ोर्स नहीं होती। इनका जो डिसीजन होता है, उनका एनफोर्समेंट डिपेंड करता है जो स्टेट्स की कोऑपरेशन है। जो मैंने बात किया ना, 124 देश इसके मेंबर्स देखने को मिल जाएँगे, तो वो यहाँ पे अकॉर्डिंगली देखते हैं। अब जैसे पीएम नेतन्याहू है, अब पीएम नेतन्याहू पता है क्या करेंगे? वो इन 124 देशों में जाएँगे नहीं। क्योंकि उनको पता है कि हो सकता है कि 124 देश जहाँ पे जाएँ, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि ये आईसीसी के मेंबर्स देखने को मिल जाएँगे। बाकी आईसीसी एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बात आपको पता होना चाहिए। कुछ और छोटे-छोटे फैक्ट्स हैं रोम इंस्टीट्यूट के अंतर्गत ही। एक चीज़ पता क्या है? इसका ना एक आर्टिकल 27 है, वो ये बात करता है कि कोई इंडिविजुअल, चाहे वो हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, वो इम्यून नहीं है इससे। मतलब सब कानून की नज़र में सारे बराबर हैं, चाहे किसी प्रधानमंत्री, किसी राष्ट्रपति ने कोई चीज़ करी है, उसके अगेंस्ट भी केस चलेगा। हालाँकि इसकी एक एक्सेप्शन भी है, वो है आर्टिकल 98(1). वो बोलता है कि अगर मान लो कोई ऐसे ऑफिशियल्स हैं इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ के जो आईसीसी के मेंबर्स नहीं हैं, उनके रिगार्डिंग एक्सेप्शन हो सकती है कि वहाँ पर जो 124 देश है ना, उनको फिर कंपेल नहीं करेंगे उनको अरेस्ट करने के लिए, अगर वो किसी ऐसे पर्सन को इन्वॉल्व कर रहे हैं जो कि आईसीसी के मेंबर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इज़राइल नहीं है ना मेंबर, नहीं है, तो बाकी 124 देशों को कंपेल नहीं किया जा सकता इनको अरेस्ट करने के लिए। अगर वो करते हैं बढ़िया है, पर उनको कंपेल नहीं किया जाएगा एज़ पर दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी रोम स्टैट्यूट और आईसीसी के बारे में। बाकी इनके डिसीजन देखो, जो आपके अलग-अलग कंट्रीज़ होती हैं उनके ऊपर मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। खुद की कोई इनकी कोई पुलिस फ़ोर्स नहीं होती, एंड ये यूएन का हिस्सा तो नहीं है, पर डेफिनिटली यूएन के साथ ये मिलकर कोलैबोरेशन ज़रूर करते हैं। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं, अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है मेस टेलीस्कोप के बारे में। अब ये क्या है? देखो, मेस की आप एक बार फुल फॉर्म पढ़ो। मेस की फुल फॉर्म है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप। ये आप लोगों ने, बाकी चलो ठीक है, ये एक वर्ड यहाँ पे पढ़ा आपने, चेरेनकोव। चेरेनकोव का मतलब क्या है? दोस्तों, दरअसल में ना एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था चेरेनकोव। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने ये डिस्कवर किया कि जब हम बात करते हैं ना चार्ज्ड पार्टिकल्स की, चार्ज्ड पार्टिकल्स कई बार ग्लो करते हैं। कब ग्लो करते हैं? जब वो किसी नॉन कंडक्टिंग मीडियम में यहाँ पर उसके थ्रू पास करते हैं। अब इन्होंने जब इस चीज़ को डिस्कवर किया, तो डेफिनेटली इनकी डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई। तो ये जो आपकी टेलीस्कोप है ना, ये इन्हीं के नाम के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो मेस टेलीस्कोप है आपको नोटिस करने को मिलेगा, ये लद्दाख हानले में आपको देखने को मिल जाती है, उसको इनॉग्रेट किया गया था। अब थोड़ा-सा इस पर्टिकुलर अगर मैं टेलीस्कोप के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूँ ना, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये इंडिजिनस डेवलपमेंट है। हमारा जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है,
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, इनके द्वारा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया। इवन ये जो ECIL है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, और भी बहुत सारी इस तरह की संस्थाएं ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप के डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, पर होता क्या है यहाँ पे, देखो दरअसल में पता क्या है, यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करना, जब भी पता क्या होता है, जब भी जो गामा रेज हैं, ठीक है, अब आप गामा रेज के बारे में जानते होंगे, गामा रेज जब भी हमारे एटमॉस्फेयर को एंटर करती हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करने के समय ना वो हमारे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं, और जब वो इंटरेक्ट करेंगी एयर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो उससे पता क्या होगा, उससे आपको इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के पेयर देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के पेयर इस तरह से यहाँ पे जनरेट होते हैं, और जब ये पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करते हैं एट अ स्पीड विच इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ एयर, उस समय क्या देखने को मिलता है, उस समय एक फेंट ब्लू लाइट हमें देखने को मिल जाती है। तो ये जो लाइट आई, ये जो एक तरह से एक कलरेशन हमें देखने को मिला, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है चेरनकोव रेडिएशन। मैंने आपको साइंटिस्ट का नाम बताया था ना, उन्हीं के नाम के ऊपर ये रेडिएशन का नाम रखा गया है। तो हम इस पर्टिकुलर जो टेलीस्कोप है इसके माध्यम से इन्हीं चीजों को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। इससे हमें पता लगेगा जो हाई एनर्जी गामा रेज होती हैं हम उनको स्टडी कर पाएंगे, एंड इवन इसके माध्यम से जो अलग अलग आपके जो डिफरेंट डिफरेंट आपके रेडिएशंस के माध्यम से जो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं उनको स्टडी कर पाएंगे। इवन जैसे आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर आपने सुपरनोवा पढ़ा होगा, है ना, आप लोगों ने ब्लैक होल के बारे में पढ़ा होगा, उन सब चीजों को यहाँ पे स्टडी किया जा पाएगा इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप के द्वारा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी इसके डेफिनेटली इनको स्टडी करना वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। डार्क मैटर को यहाँ पे रिसर्च कर पाएंगे, है ना, हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हम यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज वगैरह हैं यूनिवर्स के फंडामेंटल स्ट्रक्चर के बारे में, उसको हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे। अब ध्यान में क्या रखना है, ये दुनिया की ना हाईएस्ट इमेजिंग टेलीस्कोप है। वर्ड समझना, मैंने वर्ड यूज किया है हाईएस्ट इमेजिंग। दरअसल में जो हानले लद्दाख है ना, वहां पर आपके ये 4300 मीटर इस एल्टीट्यूड के आपको लोकेटेड देखने को मिल जाती है। बाकी अदरवाइज अगर आप नोटिस करो तो लार्जेस्ट तो नहीं कहेंगे, पर यहाँ पर इसकी जो आपके जो विड्थ है ना इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप की, वो जो विड्थ है वो 21 मीटर के आसपास है, जिस वजह से एशिया के अंदर ये लार्जेस्ट है, समझे, और दुनिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट है। ये बात कर रहा हूँ विड्थ के कॉन्टेक्स्ट की, पर जब बात कर रहा था यहाँ पे हाइट की, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये दुनिया की हाईएस्ट देखने को मिल जाती है, क्योंकि हानले लद्दाख के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपके दिमाग में आएगा सर यही लोकेशन क्यों चूज करेगी लद्दाख के अंदर। देखो दरअसल में क्या होता है ना, हानले जो रीजन है वहां पे आपको साफ रात देखने को मिलती है, क्लियर नाइट, कोई पोल्यूशन वगैरह वहां पे नहीं है, तो बहुत आराम से आप कहीं ना कहीं आप चीजों को ऑब्जर्व कर पाओगे। एंड क्योंकि एल्टीट्यूड इसका अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा, उससे आपकी जो एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस है वो भी कम हो जाती है, राइट। उसके अलावा जो क्लाइमेट है वो ड्राई है, बेसिकली एरिड क्लाइमेट है, तो वाटर वेपर की संख्या भी कम देखने को मिलती है, जिस वजह से सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखने में थोड़ी आसानी होती है। डार्क स्काई हो गया, बहुत ही कम पोल्यूशन होता है, लाइट पोल्यूशन हो गया, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं मदद करती हैं हमें चीजें बेहतर ढंग से ऑब्जर्व करने के लिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SECI के बारे में। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं हम। देखो एक्चुअल में जो अडानी वाला मुद्दा हुआ ना पिछले दिनों के अंदर, तो यहाँ पर पता क्या हुआ, ऐसा बताया जा रहा था कि 2019 के अंदर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक टेंडर फ्लोट किया गया। वहां पर जो टेंडर था वो अपने आप में बहुत ही बड़ा टेंडर था, एंड उसको किसको मिला ये टेंडर मिला आपके जो अडानी ग्रुप है उनको, एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें जो अजूर पावर है उनको यहाँ पे टेंडर मिला। और इन्होंने जब ये टेंडर मिला ना अडानी ग्रुप को, तो अडानी ग्रुप ने कहा ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर अवार्ड है, ठीक है। अब एलिगेशंस कुछ ऐसे हैं कि जो जो इनको अवार्ड मिला ना, वहां पर इन्होंने मतलब करप्शन करके, करप्शन नहीं मतलब एक तरह से घूस देकर उनको यहाँ पर ये अवार्ड मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर जब इनको ये इतना बड़ा अवार्ड यहाँ पे देखने को मिला, ये इनको टेंडर इनको मिला, तो इसके बाद ये गए यूएसए, एंड यूएस में जाके इन्होंने पैसा रेस किया वहां से। तो ये कुछ यहाँ पे एलिगेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं कि घूस देके यहाँ पे इन्होंने ये अवार्ड इनको या फिर टेंडर है इन्होंने अपनी तरफ यहाँ पे लिया है। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसी वजह से न्यूज में आ जाती है। थोड़ा सा हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो जो SECI है वो इंडिया की लीडिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग देखने को मिल जाती है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपेंशन के रिगार्डिंग काम करती है। 2011 में इसको बनाया गया था एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर द सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब बाद में आगे जाके 2015 में देखने को मिलता है कि इसको कमर्शियल कंपनी की तरह यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया अंडर सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत काम करती है, एंड इसका काम यही है कि भारत का जो नेशनल सोलर मिशन है उसको सपोर्ट करे, एंड जो हमारे NDC ना नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन उनको हम यहाँ पे अचीव कर पाए। तो अलग अलग जैसे फॉर एग्जांपल आपके सोलर प्रोजेक्ट्स हो गया, विंड प्रोजेक्ट्स हो गया या हाइब्रिड,
जिसमें सोलर और विंड दोनों देखने को मिल जाते हैं, उनको देश भर के अंदर ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करती है। नियरली 65 गीगावाट जो है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, उसको यहाँ पे मैनेज करना इसी की जिम्मेदारी देखने को मिलती है। प्लस आपके डिस्कॉम्स वगैरह को हो गया, उनको सेल करना हो गया, लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स, वो सारे काम आपका एससीसीआई ही देखता है। प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंटेशन हो गया एंड मिशन को फुलफिलमेंट, ये सारे काम इसके देखने को मिल जाते हैं। अब ध्यान में आपको ये रखना है, ये एकमात्र, दिस इज द ओनली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि डेडिकेटेड है रिन्यूएबल एनर्जी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इवन अभी रिसेंटली हमने कुछ महीने पहले भी इसको डिस्कस किया था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ना आपकी जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसको नवरत्ना स्टेटस दिया गया था। तब भी हमने प्रीलिम बूस्टर के अंदर इस चीज को यहाँ पे डिस्कस किया था, तो ये बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। दोस्तों अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ पर आपके सामने कुछ एमसीक्यूज हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 विद रिगार्ड्स टू फाइनेंस कमीशन, जिसका आंसर आप मुझे बताओगे। दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क रहेगा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में। इसके बारे में आप मुझे बता सकते हो कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा वो होगा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में। इसका आंसर भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था, एक तो ये था कि इनमें से कौन सी ऐसी नदियां हैं जो ईस्टर्न घाट से राइज करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जो नागवली और आपका वंसाधारा, ये आपको ईस्टर्न घाट से देखने को मिल जाएंगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 4। इसके सबकी अपना लोकेशन डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू कि आप ये जो अलग अलग आइलैंड्स है इनको आप अरेंज कीजिए आप नॉर्थ से साउथ एक अरेंजमेंट के अंदर। देखो यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर देख पाओगे, दरअसल में ना यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करते चलना, यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा आपका अंडमान है एंड आपका नीचे वाला हिस्सा आपका निकोबार है, राइट। एंड बीच में से जो ये आपको देखने को मिलेगा दिस इज 10 डिग्री चैनल, ठीक है। दिस इज 10 डिग्री चैनल आपको सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार को। एंड इवन यहाँ पर ना जो अंडमान की अगर हम बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज नॉर्थ अंडमान, दिस इज मिडल अंडमान, दिस इज साउथ अंडमान एंड फिर यहाँ पे आपको लिटिल अंडमान देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक पैसेज के बारे में पता होना चाहिए दैट इज डंकन पैसेज। डंकन पैसेज जो है ना वो साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से सेपरेट करता है। ये साउथ अंडमान बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको जो कैपिटल सिटी है पोर्ट ब्लेयर वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो रॉस आइलैंड था बाद में उसका नाम चेंज किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इवन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड यहीं पे आपको है। शहीद द्वीप का नाम जो पहले नील आइलैंड था बदला गया था। आपका जो हैवलॉक आइलैंड है बहुत ही फेमस आइलैंड है, यहाँ पर राधेनगर बीच आपको देखने को मिलता है, तो उसका नाम यहाँ पे स्वराज द्वीप किया गया था। एंड यहीं पर इसके पास में ही यहाँ पर आपको बैरन आइलैंड देखने को मिल जाते हैं जो कि एकमात्र आपको जो एक्टिव वॉल्केनोज वाले हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस तरह से बात करें निकोबार वाले रीजन की, यहाँ पर आपको कार निकोबार हो गया, राइट। एंड नीचे आपको यहाँ पे लिटिल निकोबार हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया। इस तरह से आपको ये लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप इनको नॉर्थ साउथ में अरेंज कर सकते हो तो बहुत आराम से आप पीछे वाला क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। यहाँ पर भी सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, तो डेफिनेटली आप पीडीएफ डाउनलोड करके इनको खुद भी अपने एंड पे रिवाइज कर सकते हो। एक मैंने आपको और होमवर्क दिया था डब्ल्यूएचओ के बारे में, सॉरी रादर आई शुड से रेयर डिजीज के बारे में। देखो रेयर डिजीज की जो डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ के हिसाब से है ना वो ये है कि लेस देन 1 केस पर 10,000 नहीं है, पर 1000 केसेस, मतलब 1000 पॉपुलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर लेस देन 1 केस आता है ना उसको हम यहाँ पे रेयर डिजीज बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। बाकी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। जो ये पॉलिसी है वो डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यहाँ पे फॉर्मुलेट करी है। तो सही जवाब जो इसका बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 ओनली। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो आज के तो आंसर्स आपके सामने आ ही चुके हैं। चलो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, हम इन्हीं को एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो आप ये चेक करना कि क्या ये सही है या नहीं है, ठीक है। आर दीज आंसर्स सही और नॉट, ठीक है। तो ये बताना मुझे आप लोग कि जो ट्रू फॉल्स है वो क्या करेक्ट है या गलत है। कल जो होमवर्क दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक था प्रोबा 3 लॉन्च के बारे में, यहाँ पर कह रहा है ये नासा के द्वारा मिशन लीड किया जा रहा है, नहीं दिस इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टार स्कीम की बात करें तो डेफिनेटली स्टूल एजुकेशन को प्रमोट करना दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव। नोवा एक क्रूज मिसाइल नहीं है, हमने देखा था एक ह्यूमनॉइड टीचर हमें देखने को मिलती है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड लास्टली अष्टमुडाई लेक आपकी उड़ीसा के अंदर नहीं है केरला के अंदर देखने को मिलती है, तो दिस इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।